हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीआरएन। मैं इस चैनल पर प्रत्येक दिन लगभग 10 सवाल चुनता हूं जो डेली करंट इवेंट से रिलेटेड होते हैं। साथ ही इन करंट इवेंट के साथ साथ जुड़े कंसेप्चुअल और ट्रेडिशनल क्वेश्चंस को भी सिलेक्ट और डिस्कस करता हूं ताकि आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करंट अफेयर तथा ट्रेडिशनल जीएस दोनों पेपर में साथ साथ चलता रहे। देखा गया है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ट्रेडिशनल जीएस के सवाल जो पूछे जाते हैं वह कहीं न कहीं करंट इवेंट से रिलेटेड होते हैं। तो आइए चलते हैं। पहला सवाल आज जो मैंने लिया है 19 जुलाई का। पहला सवाल है, भारत में कछुओं को बचाने के लिए वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी इंडिया द्वारा कौन सा ऐप विकसित किया गया? तो कछुओं को बचाने के लिए जो ऐप विकसित किया गया है उसका नाम है कुरमा। कुरमा ऐप है जो कछुओं को बचाने के लिए लॉन्च किया गया है। तो आपको याद रखना है। दूसरा सवाल है आज का, मालाबार सैनिक अभ्यास जो कि एक त्रिपक्षीय सैनिक अभ्यास है, नौसैनिक अभ्यास है जिसमें 3 देश शामिल हैं। तो इसमें से आपको ये बताना है कि कौन सा देश शामिल नहीं है। तो जो देश शामिल है इस अभ्यास में यूएसए, भारत और जापान। इसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल नहीं है। ये क्वेश्चन इसलिए उठाया गया कि अभी इस बार जो मालाबार नौसैनिक अभ्यास होने वाले हैं उसमें ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल करने की बात कही जा रही है। तो इसके लिए क्वेश्चन रिलेवेंट हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि फिलहाल यूएसए, भारत और जापान ही इस नौसैनिक अभ्यास में पार्टिसिपेट करते हैं। अब मालाबार नौसैनिक अभ्यास के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले 1992 में स्टार्ट हुआ था इंडिया और यूएसए के बीच में, और 2005 में जापान भी इसके साथ शामिल हो गया परमानेंट मेंबर के तौर पे। तो 1992 में चालू हुआ था नौसैनिक अभ्यास, मालाबार नौसैनिक अभ्यास, और ये 2005 में 3 सदस्यीय हो गया। ये मालाबार कहाँ है इसके बारे में जानते हैं। तो इंडिया का मैप है। तो इंडिया के मैप के जो वेस्टर्न एरिया है, वेस्टर्न घाट, ये जो रेड लाइन से आप देख रहे हो इसको हम लोग मालाबार कोस्टल एरिया बोलते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, दिस इज कॉल्ड मालाबार कोस्ट। तो इससे भी एक क्वेश्चन आ सकता है। मैप बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जैसे मैप आपको दे देगा एग्जाम में, बोलेगा कि इसमें मालाबार तट किधर है, अब दिखाएं। तो इस तरह से मालाबार तट आपको ध्यान रखना है। आज का तीसरा सवाल है, भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? तो इलेक्ट्रिक वाहन जिस बैटरी से चलता है तो उसका एक चार्जिंग स्टेशन हो, जैसे पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरते हैं उसी तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने के लिए बीच बीच में इलेक्ट्रिक चार्जिंग का स्टेशन स्थापित किया जाता है। तो भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन मुंबई में स्थापित किया गया था। अब इलेक्ट्रिक वाहन में जो बैटरी यूज होता है तो उससे एक सवाल ये लिया जा सकता है कि इसमें जो बैटरी यूज होता है वो कौन सा बैटरी होता है? तो लिथियम आयन बैटरी यूज होता है। लिथियम आयन इसलिए यूज होता है कि इसका वेट काफ़ी कम होता है, इसकी डेंसिटी कैपेसिटी, जो ऊर्जा की जो कैपेसिटी है, एक कम एरिया में ही ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा प्रोड्यूस करने की इसकी क्षमता है लिथियम की। तो इसलिए लिथियम आयन बैटरी यूज होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल में। ये आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है, लिथियम आयन बैटरी। चौथा सवाल है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम जो एक्ट है ये 2005 में पारित किया गया था। अब ये सवाल क्यों लिया गया है कि आए दिनों आप देखते हो कि एनडीआरएफ का सुना होगा आपने। तो जो एनडीआरएफ है वो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम से रिलेटेड है। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है, कभी ये पूछ रहा है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित हो गया था, तो ये 2005 में। ये करेंट इवेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। आज का 5वां सवाल है, आरटी-पीसीआर टेस्ट जो कि कोरोना वायरस को डिटेक्ट करने के लिए टेस्ट किया जाता है, आरटी-पीसीआर, इसका फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है। आरटी-पीसीआर मीन्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमेराज चेन रिएक्शन टेस्ट। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, बोलेगा आरटी-पीसीआर टेस्ट का जो फुल फॉर्म है, पी स्टैंड्स फॉर व्हाट? तो पी स्टैंड्स फॉर पॉलीमेराज, आर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, पी फॉर पॉलीमेराज, सी फॉर चेन एंड रिएक्शन, आरटी-पीसीआर टेस्ट। एक कोरोना वायरस को डिटेक्ट करने के लिए टेस्ट का नाम है आरटी-पीसीआर। आज का 6 सवाल है जो कि मैं डेली लेता हूं, जो 4 फेमस जो पर्सनालिटी होते हैं जो करंट न्यूज में रहते हैं,
किन्हीं न किन्हीं कारण से। उसमें आज लिया है हमने भारतीय नौसेना के वर्तमान प्रमुख कौन है, करमवीर सिंह। अभी ये हाल फिलहाल में ज़्यादा न्यूज़ में आ रहे हैं कि जो भारत चाइना का प्रॉब्लम चल रहा है, तो ये आए दिनों ये सब न्यूज़ में रहते हैं, तो ये अमूमन आपको याद रखना चाहिए। भारतीय नौसेना के वर्तमान प्रमुख हैं करमवीर सिंह। भारतीय सेना के वर्तमान प्रमुख हैं मनोज मुकुंद नरवणे, इंडियन आर्मी चीफ। और भारतीय वायुसेना के जो प्रमुख हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया। और भारत के वर्तमान सीडीएस जनरल बीपीएन रावत। सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, एक नया पोस्ट क्रिएट किया गया है अभी हाल फिलहाल में ही। तो जनरल बिपिन रावत जो पहले आर्मी चीफ थे, तो रिटायर्ड होने के बाद उनको सीडीएस बना गया, भारत का पहला सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ये तीनों सेना प्रमुख इनको रिपोर्ट करते हैं। तो ये सीडीएस के बारे में आपको याद रखना कि पहला सीडीएस जनरल बिपिन रावत है और करंट भी। 7वां सवाल है भारत में कृषि क्षेत्र के संबंध से लिया है। तो कृषि क्षेत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट क्षेत्र है भारतीय इकोनॉमी का, तो इसके बारे में आपको थोड़ा जानना चाहिए। तो कृषि क्षेत्र अभी 52% एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है इंडिया में, 52% एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। दूसरा इसका इम्पोर्टेंट है कि यह जीडीपी का 14% इसमें कंट्रीब्यूट करता है कृषि क्षेत्र। और सी जो मैंने लिखा है यह अर्थव्यवस्था के माध्यमिक क्षेत्र के रूप में आता है, ये गलत है। कृषि क्षेत्र प्राइमरी सेक्टर में आता है, प्राइमरी सेक्टर। तो इकोनॉमी में 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और थर्ड है टर्शियरी सेक्टर, थर्ड टर्शियरी सेक्टर। तो कृषि क्षेत्र प्राइमरी सेक्टर में आता है। 8वां सवाल है किस बैंक ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के पहली तिमाही में अपने शुद्ध लाभ, जो पहली तिमाही में जो उनके जो नेट प्रॉफिट है 19.6% डिक्लेयर किया है, तो वह है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एचडीएफसी बैंक प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में। ऐसे पूछा जा सकता है कि प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक कौन है, एचडीएफसी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। आज का 9वां सवाल है विटामिन डी। विटामिन डी के बारे में कौन सा विकल्प सही है। तो विटामिन डी मैंने क्यों सिलेक्ट किया है कि आजकल ये देखा गया है कि जो कोरोना पेशेंट होते हैं, तो कोरोना पेशेंट ज़्यादा इफेक्टेड वो हो रहे हैं जिनमें विटामिन डी की कमी हो रही है। तो ये विटामिन डी से सवाल आपको आना चाहिए क्योंकि विटामिन डी अभी न्यूज़ में है, तो विटामिन डी के बारे में जानना जरूरी है। तो विटामिन डी इसका जो प्रोडक्शन होता है सूरज की रोशनी से होता है। सूरज की रोशनी जब हमारे बॉडी के त्वचा पे गिरती है तो हमारे केमिकल रिएक्शन होता है बॉडी में, इसके वजह से विटामिन डी प्रोड्यूस होता है। सनलाइट नहीं आएगा हमारे बॉडी पे तो विटामिन डी प्रोड्यूस नहीं होगा। दूसरा है कि यह वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, एक तो वाटर में घुलनशील, मतलब जल में घुलनशील होते हैं, दूसरे होते हैं फैट में घुलने वाले। जैसे ABCD जो विटामिन है, तो इसमें से कुछ तो वाटर में घुलनशील होते हैं, कुछ फैट में। तो विटामिन डी फैट में घुलनशील है। तो कभी कभी डायरेक्ट ऐसे पूछ सकता है कि वसा में घुलनशील विटामिन का नाम बताएं, ऑप्शन दे देगा। तो जो विटामिन डी है वसा में घुलनशील विटामिन है, इसकी कमी से रिकेट्स नामक बीमारी होती है। तो 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें, इसका प्रोडक्शन कैसे होता है, सूरज की रोशनी से, वसा में घुलनशील विटामिन है, तीसरा इसके वजह से रिकेट्स बीमारी होती है। अब रिकेट्स क्या होता है, तो रिकेट्स में होता क्या है कि जो हड्डियाँ हैं वो कमज़ोर हो जाती है, और कमज़ोर होने की वजह से हड्डियाँ ऐसे टेढ़ी हो जाती है, सीधा ना रह कैसे थोड़ा सा इसमें बेंड हो जाएगा। ये देखो आप, ये जो जांघ की हड्डी है फीमर हड्डी, ऐसे शरीर के सबसे बड़ा हड्डी भी इसको बोलते हैं फीमर। सबसे बड़े हड्डी का नाम बताएं तो फीमर है। तो ये किस तरह से हड्डियाँ टेढ़ी हो गई विटामिन डी की कमी से। इसका जब देखेंगे इफेक्ट तो ऐसे होगा, नॉर्मल है जो विटामिन डी जिसमें है सही मात्रा में, और जब विटामिन डी की कमी हो जाती है तो ऐसे हो जाते हैं, हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती है, उसका कुछ इफेक्ट ऐसे होता है रिकेट्स की। ये रिकेट्स का पहचान है ऐसा, तो विटामिन डी की कमी से होता है। और लास्ट आज का 10वां सवाल है हाल ही में पूर्व क्रिकेटर बैरी जर्मन जो 84 साल के उम्र में जिनके निधन हो गया, तो किस देश के थे। तो ये ऑस्ट्रेलिया के थे। बैरी जर्मन भूतपूर्व क्रिकेटर जिनका अभी निधन हो गया है वो ऑस्ट्रेलिया के थे। अब इसी से संबंधित एक क्वेश्चन हमने उठाया है डकवर्थ लुईस मेथड। ये क्रिकेट में जो डकवर्थ लुईस मेथड होता है वो कभी चालू हुआ था, तो 1999 में।
डकवर्थ लुईस मेथड। डकवर्थ लुईस इसका नाम ये पड़ा है कि जो डकवर्थ और लुईस दो व्यक्ति थे जिन्होंने टेक्निक डेवलप किया था कि किस तरह से इसको डेवलप कर किस तरह से मेजर करके रन रेट दिया जाए। तो डकवर्थ लुईस मेथड, ये दो व्यक्ति थे, इनके नाम पर ये मेथड बना, 1999 में चालू हुआ था। लेकिन अभी इस मेथड को हम लोग डकवर्थ लुईस स्टर्न मेथड कहते हैं, इसमें स्टर्न शब्द जुड़ गया है, डीएलएस, डकवर्थ लुईस स्टर्न। ये 2014 से इसको डकवर्थ लुईस स्टर्न बोलते हैं, क्योंकि डकवर्थ साहब रिटायर्ड हो गए, उनके जगह पे प्रोफेसर स्टीवन स्टर्न जो स्टैटिस्टिशियन मैथमेटिक्स है, ये अभी इसमें आ गए हैं, इसलिए इस मेथड का नाम है डकवर्थ लुईस स्टर्न मेथड। ये ध्यान रखना है, 2014 से डकवर्थ लुईस स्टर्न मेथड बोलते हैं। ये डकवर्थ स्टर्न, ये बैरी जर्मन है, इनका भी निधन हो गया है, बैरी जर्मन, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर। नाउ इट इज द टाइम फॉर कंसेप्ट ऑफ द डे। तो आज का कंसेप्ट हमने लिया है 5G मोबाइल तकनीक क्या है। तो 5G अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में काफ़ी चर्चा में रहा है और न्यूज़ में बार बार आता रहता है। जैसे अभी रिलायंस जियो ने 5G मोबाइल या 5G नेटवर्क लाने के बाद रिलायंस जियो की तरफ से किया जा रहा है, तो उसके बारे में आपको जानना चाहिए कि 5G क्या है। तो 5G, सबसे पहले तो ये 5G का मतलब है फिफ्थ जनरेशन, G स्टैंड्स फॉर जनरेशन 5, फिफ्थ जनरेशन। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यह सबसे पहले दक्षिण कोरिया में लाया गया था। 5G दक्षिण कोरिया में लाया गया था, भारत में अभी अनुपलब्ध है, इट इज़ नॉट अवेलेबल इन इंडिया। जो 5G नेटवर्क है भारत में अभी नहीं आया है। 5G हैंडसेट है लेकिन 5G नेटवर्क नहीं है। अब इससे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि 5G जो मोबाइल टेक्नोलॉजी है वो किस टेक्नोलॉजी पर आधारित है, इसका किस टेक्नोलॉजी पे काम करता है। तो इस टेक्नोलॉजी का नाम है OFDM। एक क्वेश्चन ऐसे बना सकता है कि 5G मोबाइल नेटवर्क किस तकनीक पर आधारित है, तो उस तकनीक का नाम है OFDM, ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो ये 3-4 पॉइंट आपको याद रखना है, फिफ्थ जनरेशन 5G, और यह एक साउथ कोरिया में आया था, इंडिया में अभी नेटवर्क अवेलेबल नहीं है, OFDM टेक्नोलॉजी पर आधारित है। अब ये 5G है क्या, तो 5G बेसिकली क्या है कि इसमें स्पीड बढ़ जाएगा, आपका जो डेटा का ट्रांसमिशन का स्पीड वो बढ़ जाता है दो कारण से। 5G में एक तो क्या होता है कि जिसका जो बैंडविड्थ होता है हायर बैंडविड्थ होता है, और दूसरा है इसमें लोअर लेटेंसी होता है, लोअर लेटेंसी एंड हायर बैंडविड्थ। तो लेटेंसी क्या है कि तो ये आप मान लो आपका मोबाइल है और ये डेटा सर्वर है जहाँ से डेटा ट्रेवल करता है, तो यहाँ से यहाँ आने में जो डेटा का जो टाइम लगता है उसको हम लोग बोलते हैं लेटेंसी। इसको क्या बोलते हैं, लेटेंसी। तो 5G टेक्नोलॉजी में जो ये पीरियड है यहाँ से डाटा ट्रेवल करने का वो बहुत ही कम रहेगा, मतलब डेटा फास्ट ट्रेवल करेगा आपके मोबाइल से सर्वर की तरफ। तो इसके वजह से पूरा के पूरा जो ये 5G नेटवर्क है फास्ट काम करेगा, ये फास्टर हो जाएगा 4G से। तो इसके वजह से ये 5G टेक्नोलॉजी लाया जा रहा है। इसके बैंडविड्थ ज़्यादा होंगे और इसमें लेटेंसी जो पीरियड होगा और कम होगा। तो ये आपको जानना चाहिए 5G के बारे में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और मैं इसमें इस चैनल में स्टैंडर्ड 6 से 7 तक के NCERT के टेक्स्ट बुक का वीडियो अपलोड करने का प्लान किया है, ताकि वर्तमान घटनाओं के साथ साथ आपको पारंपरिक सामान्य ज्ञान के बारे में भी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए खुद को तैयार करें। तो मैं सिफारिश करता हूँ कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।